हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट से ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में मैंने सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया था और मैं वही ऑब्जेक्टिव लेता हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है। तो चलिए मैं आज फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में मैंने 50 ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करा है, तो वो 50 ऑब्जेक्टिव को मैं आज उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ 50 ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ना, पहला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। तो क्या होता है जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं ना, तो एक चीज देख लीजिए। पहला चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, पहला चैप्टर है ये, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बढ़ या घट सकता है। तो अब मैं समझा देना चाह रहा हूँ कि ये कैसे होता है। एक बार मैं आपको बताता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि आवेशित करने का दो तरीका होता है। या तो आप उस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर सकते हो या फिर नेगेटिव चार्ज कर सकते हो। अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी हो जाएगी, अगर नेगेटिव है किसी पे तो वो नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी हो जाएगी। तो चार्ज करने का दो तरीका, या तो पॉजिटिव की तरह या फिर नेगेटिव की तरह। तो मैं सबसे पहले मैं समझा देना चाह रहा हूँ। अगर पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि मेरे पास ये मान लो कि ये जो है ना, ये एक एटम है, परमाणु है। इस परमाणु से मैं क्या करता हूँ, मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया मैंने? निकाल दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दूंगा तो चूंकि पहले ये उदासीन था, उदासीन का मतलब क्या था? प्लस माइनस बराबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर था, ठीक है। मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर 2 प्लस आ जाएगा। चूंकि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 प्लस, ठीक है। तो ये बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। और इधर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और एक बात आपको याद रखनी है कि जो चार्ज है ना, वो हमेशा मास के साथ रहता है, यानी कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। बिना द्रव्यमान का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि आपको ये याद रखना है कि अगर हमारे पास है ना, अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उसमें प्लस और माइनस बराबर है। पर अगर हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इस पर 2 प्लस बचेगा। क्योंकि टोटल पहले प्लस माइनस बराबर था, 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो यहाँ पे 2 प्लस बचा और ये बॉडी हो गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जैसे हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसका मास भी 2 कम हो गया, है ना। तो मास कम हो गया यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज भी हो गया और इसका मास क्या हो गया? कम हो गया। पर इसमें क्या होगा? ये अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमने जो इलेक्ट्रॉन निकाला, अब उस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरी बॉडी पे दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। वो बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, सुनिए एग्जाम्पल के। तो चलिए देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ क्या है। पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। क्या है? एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज है। 4 प्लस है तो 4 माइनस भी है, मान लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा रहे हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। तो जब न्यूट्रल बॉडी है तो अगर ये 4 प्लस 4 माइनस है तो बताइए टोटल चार्ज कितना है? 4 प्लस और 4 माइनस, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। टोटल चार्ज कितना हो गया? 0, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक और न्यूट्रल बॉडी इधर है। ये भी क्या है? एक न्यूट्रल बॉडी है। मान लेते हैं यहाँ पे 3 प्लस 3 माइनस है, ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है ना, यानी कि इस पे 3 प्लस और 3 माइनस है। टोटल चार्ज क्या हो गया? 0, ठीक है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर करवा रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पे चला गया। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक बात याद रखना है कि कोई भी आवेशित वस्तु ना हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। बिना द्रव्यमान का कोई भी आवेश एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से चला जाएगा तो अब एक चीज़ बताइए, ये क्या हो जाएगा? इसका सिनेरियो देखिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4 प्लस तो रहेगा ही, लेकिन 2 माइनस बचेगा ना, यानी कि ओवरऑल 4 प्लस और 2 माइनस, ओवरऑल कितना बचेगा? 2 प्लस बचा ना। ओवरऑल क्या बचा? 2 प्लस बचा। इसका मतलब हमारे पास ये जो बॉडी है ना, अब ये 2 प्लस वाला हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस इसके 2 प्लस को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचा? ओवरऑल नेट 2 प्लस तो बच गया। अब एक चीज़ बताइए, इस पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इस पर डाला तो अब देखिए यहाँ पर पहले से 3 प्लस 3 माइनस था, लेकिन 3 प्लस अब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितना हो गया? 5 माइनस। तो ओवरऑल कितना हो गया? 2 माइनस हो गया, यानी कि, है ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यानी कि इस बॉडी पे 2 माइनस आ गया। तो अब एक चीज़ देखिए, पहले से जितना था उतना तो था ही, पर इसमें हमने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो वो मास के साथ आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने से इसमें मास भी बढ़ गया, है ना, इसका मास भी बढ़ गया और ये बॉडी नेगेटिव चार्ज भी हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है चार्ज। तो ये क्या हो गया? जब नेगेटिव चार्ज करते हैं किसी बॉडी को तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? नेगेटिव चार्ज करते हैं तो द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाता है। द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाता है। और अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो द्रव्यमान क्या होता है? घट जाता है, क्योंकि यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास भी कम हो जाएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव तो बन गया, पर ये इसका द्रव्यमान क्या हो गया? घट गया। तो द्रव्यमान घट जाता है
है ना। तो ये बात याद रखनी कि जब बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो द्रव्यमान घट जाता है और नेगेटिव करते हैं तो द्रव्यमान बढ़ जाता है। बस इसका आंसर हो गया डी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युतशीलता का SI मात्रक। तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, विद्युतशीलता परमिटिविटी का मात्रक कह रहा है। तो इसका जो मात्रक होता है ना वो क्या होता है देखिए। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, पहले हम ये कूलम्स लॉ से बताते हैं। दो चार्ज है Q1 Q2 और R डिस्टेंस पर। कितना डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर। तो इसका फॉर्मूला होता है, दोनों आवेश पर जो फोर्स लगता है वो होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब अगर हवा या निर्वात के लिए ना ये जो K की वैल्यू होती है ना वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया F। हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट का जब मात्रक निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज देते हैं 1/4 पाई और इधर हो जाएगा Q1 सॉरी K नहीं, यहाँ पे क्या F ना, F आ जाएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सॉरी ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये चार्ज है तो चार्ज का कूलम, इसका भी कूलम, तो कूलम गुना कूलम, कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो गया? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो गया? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एक दो बात यहाँ पर मैं बता देना चाह रहा हूँ। ये तो मात्रक हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कूलम स्क्वायर न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन की पावर -1 और मीटर की पावर -2। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, एक बात और आपको याद रखनी है कि के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू वो होती है, के है कूलम कांस्टेंट। क्या है? कूलम कांस्टेंट। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। और के से ही के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। हम एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई के। तो 1/4 पाई के की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ और ये देखिए यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/36 पाई × 10⁹ अब इसको सॉल्व करने पे ना, इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट की वो आती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो ये भी बात आपको याद रखनी है क्योंकि आगे क्वेश्चन में आएगा, है ना। तो ये 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर की एक वैल्यू होती है ये। ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट यानी ये इसी को बोलते हैं विद्युतशीलता। इसको क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता, है ना, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो इसका क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रा क्या होगा? विद्युतशीलता का मात्रा क्या है? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं क्या। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में n की पावर -1, यहाँ पे देखिए n की पावर -1 m की पावर -2 c स्क्वायर। तो n की पावर -1 में m की पावर -2 c स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर ए नंबर। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर +q आवेश और दूसरे पर -q आवेश दिया गया। अब एक चीज बताइए, +q देने से क्या होता है? बताए थे ना अभी कि अगर पॉजिटिव चार्ज किसी को करते हैं किसी बॉडी को तो उसका द्रव्यमान घट जाता है और नेगेटिव चार्ज करने से द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो अब एक चीज बताइए, ए पर पॉजिटिव है और बी पर नेगेटिव है तो क्या होगा? बी का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। बी का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ए का द्रव्यमान तो बढ़ने वाला है नहीं, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो जरूरी, ये तो होगा ही। क्योंकि आवेशित किया जा रहा है तो द्रव्यमान पर प्रभाव तो पड़ेगा, किसी का बढ़ेगा किसी का घटेगा। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो उसका द्रव्यमान घटेगा और नेगेटिव चार्ज करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, धातु के बने गोले ए को धनावेश दिया गया तथा ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी का उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया। बी को उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धनावेश गोले ए को दिया गया। तो क्या होगा? अब एक चीज बताइए, ए पर धनावेश था और बी को ऋण आवेश किया गया, तो अब क्या होगा? गोले ए और बी का द्रव्यमान अभी भी बराबर? बिल्कुल नहीं, गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, ए धनावेश है ना, तो धनावेश वाले का द्रव्यमान क्या होता है? घट जाता है और ऋणावेश वाले का बढ़ जाता है। तो गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा क्योंकि गोले बी को ऋणावेशित किया गया है। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में यदि आवेश q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो q/q का मान कितना होगा? ये देखिए इस चित्र में, इस पे कह रहा है अगर कुल बल लगने वाला कुल बल 0 होता है तो कह रहा है कि q/q का मान कितना होगा। तो मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ क्या होगा। देखिए डायग्रामेटिकली पहले देख लेते हैं, ये है डायग्राम, एक पेज इधर ले लेते हैं, ये वाला पेज है। देखिए इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये एक डायग्राम है, स्क्वायर है बना हुआ, और क्या दिया? आर, इसकी जो साइड है ना वो आर है और ये क्यू है और यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है। ठीक है। अब एक देखिए, और इसको इसी डायगोनली मिला दिया गया है ना।
तो अब एक चीज़ सबको पता, आपको पता है आर, अगर आर आर है तो ये कितना होगा √2r, ये कितना होगा √2r। डायगोनल विकर्ण की जो लंबाई होती है वर्ग की होती है √2r होती है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस पर, इस क्यू आवेश पर लगने वाला कुल बल क्या है 0। तो अब एक चीज़ देखिए, अब इस पर हम बल निकालेंगे। मान लेते हैं इसका नाम ये है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, डी, हम डी पे निकालते हैं। तो अब एक देखिए, इस पर बल लगाएंगे, बल निकालेंगे तो ये वाला चार्ज इस पे बल लगेगा इधर, क्योंकि एक चीज़ पता है, आवेश की अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी वस्तु पर, किसी एक वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है ना, सभी अगल बगल वाले जो बल आवेश होता है उसके द्वारा उस पर आरोपित बल के सदिशों के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे क्यू आवेश है, यहाँ पे Q1 आवेश है, तो ये भी इस पे बल लगाएगा इधर, है ना। दूसरा आवेश यहाँ पे Q2 है, तो ये भी इस पे बल लगाएगा। तो इसका इस पे कुल बल कितना होगा, तो सभी का वेक्टर सम होता है, सभी का वेक्टर सम होता है। किसी एक आवेश पर कई आवेशों के कारण लगने वाले बल उसके परिणामी बलों के सदिशों के बराबर होता है, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि इस पर बल निकालते, इस पर कह रहे हैं कि क्वेश्चन में दे दिया कि इस पर क्यू पर कुल प्रभावी बल क्या शून्य है। तो हम क्या करें, ये क्यू चार्ज इस पर क्या लगाएगा, इधर बल लगाएगा। अच्छा, ये क्यू चार्ज इस पर किधर बल लगाएगा, इधर लगाएगा, ठीक है। और ये क्यू चार्ज इस पर किधर बल लगाएगा, इधर। अब एक चीज़ पहले देखिए, पहले इसको हम डायग्राम में से उतारते हैं। पहले ये सी है, तो सी वाला फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। एफ सी का फोर्स इधर लग रहा है, ऊपर। एफ ए का फोर्स किधर लग रहा है, एफ ए का फोर्स इधर लग रहा है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जब दो फोर्स 90 डिग्री पे होता है और अगर इक्वल फोर्स हो जाए तो जो रिजल्टेंट होगा उसको कहाँ से जाएगा, बीचों बीच से जाएगा। तो पहले हम देख रहे थे इक्वल है कि नहीं। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ आर डिस्टेंस पर, तो फोर्स कितना लगेगा, एफ ए निकाल लेते हैं, या एफ ए डी बोलते हैं इसे। तो एफ ए निकालेंगे तो कितना होगा, के, देखिए यहाँ पे चार्ज है Q1 और Q2, अगर आर डिस्टेंस पर रखा होता है तो बल आर डिस्टेंस पर रखा होता है तो इस पर बल कितना लगता है, F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये बल लगता है। Q1 चार्ज Q2 चार्ज अगर आर दूरी पर होता है तो ये बल लगता है। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ Q चार्ज है, यहाँ आर दूरी है, तो कितना बल लगेगा, के Q बाय कितना दूरी, आर स्क्वायर, ठीक है। एफ ए हो गया। अब सिमिलरली एफ सी निकालते हैं। एफ सी कितना होगा, देखिए यहाँ भी Q चार्ज है, यहाँ भी Q चार्ज है आर डिस्टेंस पर, तो के Q बाय आर स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा एफ ए और एफ सी का, वो कहीं बीच से नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। एफ ए इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू मान लेते हैं एफ, मान लेते क्या मान लेते हैं एफ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो तो इसके बीच से जाएगा, इसके बीच से जाएगा। तो इस रिजल्टेंट को मैं कह देता हूँ, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट निकालोगे ना, तो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, एक फार्मूला याद रखना है कि अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और उसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है, जो परिणामी है ना, जो इसका जो ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा, है ना, जो परिणामी होता है इधर, वो क्या होता है, इसका आर इक्वल टू एक फार्मूला होता है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ से देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो अब यहाँ देखिए, दो फोर्स, एक फोर्स एफ सी इधर है, एफ ए इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, तो बस यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, एफ डैश बोल लेते हैं, एफ ए एवं एफ सी का रिजल्टेंट, एफ सी का परिणामी बल, दोनों मिला, दोनों का जो कुल बल होगा कितना होगा, एफ डैश कह देते हैं, एफ डैश इसको कितना होगा, अंडर रूट एफ सी का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर प्लस 2fc एफ ए कॉस कितना, थीटा की जगह 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, अंडर रूट एफ सी का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर, एफ सी और एफ ए को हमने मान लिया एफ, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो एफ एफ कितना हो गया, 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर मतलब क्या हो गया, √2f यानी एफ डैश, यानी इन दोनों का जो परिणामी है वो इधर आया एफ डैश √2f, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये तो आ गया। अब नेक्स्ट क्या रहा है कि अब एक चीज देखिए, हमें इसी पे निकालना है और इस पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल बल क्या होगा, 0। अब एक चीज बताइए, अगर इन दोनों, इसकी वजह से इधर बल लग रहा है, इसकी वजह से इधर लग रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना, इधर कोना में उधर। अब ये भी चार्ज अगर पॉजिटिव होगा और इस पे बल अगर पॉजिटिव है तो ये भी इसको रिपेल ही करेगा। जब दोनों रिपेल करेगा तो बताइए क्या इस पे कुल बल 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 0 कब होगा, जब इन दोनों का, आप सुनिए, इसका और इसका जब कुल बल किधर लग रहा है, इधर, दोनों को मिला करके इधर लग रहा है, तो यहाँ पर इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। इस पर टोटल चार्ज 0 करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो सोचिए, ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा और इक्वल फोर्स होगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये नेगेटिव नेचर का होगा, है ना, यानी कि ये किस नेचर का होगा, नेगेटिव नेचर का होना चाहिए। यानी कि इस पर नेट बल तभी 0 हो सकता है कि जब जितना फोर्स इन दोनों, ये दोनों चार्ज, ये चार्ज इस पे और ये चार्ज, दोनों चार्ज मिला करके जितना फोर्स इधर लगा रहे हैं ना, इधर, उतना ही फोर्स ये चार्ज इधर लगाएगा, तब जाकर के इस पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। बस यही बात, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही था। तो यहाँ पे क्या देखिए, एफ डैश इधर हो गया, हम मान लेंगे
कि जो ये एफ बी है ना वो इधर होना चाहिए, किधर होना चाहिए, एफ बी इधर होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए ताकि जो नेट फोर्स होगा क्या हो जाएगा 0, और एफ बी की वैल्यू हम साइड में निकाल लेते हैं। एफ बी इज कितना है, क्यू है कितना दूरी पर, √2r पे, तो क्या होगा कि Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q, दूरी कितनी है √2r, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि Q²/2r², Q²/2r², ठीक है। अब एक चीज देखिए, यानी कि यहाँ पर इस चार्ज पे, यहाँ जो Q चार्ज, इस चार्ज को 0 होने के लिए एफ डैश और एफ बी को क्या होना होगा, बराबर होना होगा। जब दोनों फोर्स बराबर से खींचेगा, एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। इक्वल अगर फोर्स होगा तब, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q पर, क्वेश्चन में दिया है Q पर कुल प्रभावी बल क्या है, 0 है, कुल प्रभावी बल 0 है, कुल प्रभावी बल 0 है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि 0 तभी होगा जब एफ डैश बराबर हो जाएगा किसके, एफ बी के, एफ डैश बराबर हो जाएगा एफ बी के। जितना फोर्स एफ डैश लगा रहा है उतना इधर खींचेगा तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी है √2 × एफ, और एफ बी की वैल्यू कितनी है KQ² / 2r²। अब एक चीज देखिए, √2 एफ को हमने, एफ किसे माना था हमने, KQ³/r² को, तो √2, और एफ को हमने माना था किसको, एफ देखिए यहाँ पे एफ इसको माना था ना, एफ माना था KQ³/r²। तो हम यहाँ से एफ की जगह पे ये रख सकते हैं, KQ³/r² = KQ²/2r²। अब यहाँ से देखिए, Q से Q कैंसिल, R² से R² कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल, हमें निकालना क्या है, Q/Q का रेशियो, कैपिटल Q/स्मॉल q का रेशियो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से, और √2 हमें ये कैपिटल Q तो यहाँ रहेगा, इसको उधर भेज देना है, इसको इधर भेज देना है, तो 2 उधर ले जाओ, तो √2 × 2 = यहाँ पर कैपिटल Q रहेगा और ये नीचे स्मॉल q आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, Q/Q का रेशियो कितना आ जाएगा 2√2, Q/Q का रेशियो कितना आएगा 2√2। अरे भैया कहाँ है आंसर, बी नंबर, तो 5 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा सा आप एक बार दोबारा से इसको देखना, है ना। अच्छा क्वेश्चन इसलिए था कि बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, एक बार शायद IIT में भी आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है, फिर से दोबारा से। हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर इस पे नेट बॉल, इसी पे कह रहे कुल प्रभावी बल 0 है, तो कुल प्रभावी बल 0 तभी हो सकता है कि अगर ये Q चार्ज पे बल इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर इधर हो रहा है, तो ये जो Q चार्ज है ना वो इस पे, इसका मतलब ये Q चार्ज इसको इधर खींचेगा तभी जाकर के इस पे कुल प्रभावी बल क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों बल, इसका मतलब है कि बराबर होना चाहिए, जितना इधर खींच रहा है उतना उधर खींचना चाहिए, यानी कि एफ डैश और एफ बी बराबर हो जाएगा, तो इस पे प्रभावी बल क्या हो जाएगा, जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। दोनों को हमने बराबर कर दिया और बराबर करके हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में क्या, कूलम बल है। कूलम बल को आपको याद रखना है, जो कूलम फोर्स होता है ना, कूलम बल वो विद्युत बल भी होता है और केंद्रीय बल भी होता है। क्योंकि जो कूलम बल होता है ना वो हमेशा दो आवेश को ज्वाइन करने वाले केंद्र के अनुदिश लगता है। दो चार्ज हमारे पास ऐसे, अगर ये 2 चार्ज है ना, ये दो चार्ज है, तो जो विद्युत बल लगता है ना वो हमेशा इसके केंद्र, ये जो केंद्र है ना इसका सेंटर, इसी सेंटर के अनुदिश इधर लगता है या इधर लगता है, या अट्रैक्ट करेगा तो इधर लगेगा इधर, यानी कि लाइन को ज्वाइन करने वाले सेंटर के अलॉन्ग लगता है फोर्स। इसीलिए इसको केंद्रीय बल भी कहते हैं और विद्युत बल भी कहते हैं और कूलम बल भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलम बल क्या है, केंद्रीय बल और विद्युत बल ए और बी दोनों है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 7 नंबर में क्या है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अच्छा अभी मैंने बताया था, देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने निकाल करके बताया था 8.85। देखिए यहाँ पे अभी मैंने पहले ही बता दिया था, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो अब क्या है, देखिए इसमें ये सब दिया है, तो मैं एक बार आपको बता देना चाहूँगा कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है ना, उसका मात्रक डिवाई भी होता है। क्या होता है, डिवाई, है ना। तो 1 डिवाई जो होता है ना, 1 डिवाई वो होता है 3.33 × 10⁻13 कूलम मीटर। क्या होता है, ये सी सेंटीमीटर नहीं, ये क्या है, कूलम मीटर है। ये क्या है, कूलम मीटर है। क्या है, कूलम मीटर है, ठीक है। तो इतना होता है 1 डिवाई = 3.33 × 10⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं है ऐसा कुछ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, करीब करीब वैल्यू ले आते हैं। अगर मैं एक चीज देखिए, अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाएं तो 1/3 भी है × 10⁻20। क्या हम इसको देखिए, अगर मैं यहाँ से क्या करते हैं, 10 से इधर डिवाइड कर दें, कितना 10 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे 3.33 है, 10 इधर ले आते नीचे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 की पावर -29, 10 की पावर -29 कूलम मीटर। अब यहाँ से देखिए अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.333 × 10⁻29 कूलम मीटर। अब एक चीज देखिए, क्या 1/3, अगर आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 1/3 × 10⁻29 है ना कूलम मीटर,
तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो 0.33 आएगा, 0.33 इंटू 10⁻⁻⁻29 कूलम मीटर। अब 1/3 को आप डिवाइड करोगे तो यही आएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि 1 कितना होता है, 1 होता है 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आइए चलिए अब देखिए नेक्स्ट, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो आपको याद रखना है जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, संरक्षी होता है। कैसा होता है? संरक्षी। और संरक्षी बल जो भी होता है ना वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब पथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो संरक्षी बल, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी बल होता है, याद रखना है हमेशा, है ना। स्थिर विद्युत बल क्या होता है? संरक्षी बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। एक कूलम आवेश कितने के बराबर होता है? तो एक कूलम आवेश जो होता है ना वो 3 इंटू 10⁻9 ACU होता है। 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है? ACU सिस्टम में 3 इंटू 10⁻9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1 कूलम आवेश जो है कितना ESU होता है, तो 3 इंटू 10⁻9 ESU होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक विद्युत या द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है जिनका परिणाम 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम एवं माइनस का 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम है और उनके बीच की दूरी इतनी है। तो कह रहे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा? तो एक चीज़ बता रहे हैं, अगर डायपोल है यहाँ पे -Q और +Q और इसकी लेंथ 12, तो ये अगर डायपोल है यानी द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोलमेंट P, जो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू 12 मतलब डायपोल के किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को बोलते हैं डायपोल मोमेंट, P बोलते हैं। तो आवेश कितना है देखिए, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होना चाहिए, तभी डायपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है डायपोल। तो +Q एक पॉजिटिव वाला चार्ज ले लेते हैं, कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और लेंथ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 24 गुना ये 24 दूनी 48, 24 या 72 4 76, ये हो गया, पॉइंट लगी जाएगा यहाँ पे 7.68 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -29 कूलम मीटर। तो आंसर में है क्या? बस यही है बी नंबर। तो इसका आंसर हो गया 7.68 इंटू 10⁻, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आवेशित चालक की सतह को किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, एक बात याद रखनी है, जो आवेशित चालक की सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना वो हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? हमेशा लंबवत होती है। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टिंग सरफेस। हमेशा क्या होता है? आवेशित चालक पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। तो ये बात है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या? साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? अब बताइए, अगर किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? तो याद रखना है बढ़ती है। त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि कैसे बढ़ती है। मान लेते हैं कि साबुन के बुलबुले कैसा होता है? स्फेरिकल, है ना, गोलाकार। ये बूंद है साबुन के। हमेशा के अब इसको हम क्या करेंगे? आवेशित करेंगे। क्या करेंगे? आवेशित का मतलब क्या होता है? या तो आप इसको पॉजिटिव कर दो या तो फिर इसको नेगेटिव कर दो। ठीक है भाई, मान गए। अब बताइए, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी आवेशित हो गया, ये भी आवेशित हो गया। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव डाल दें, है ना, नहीं। अगर या तो आप पॉजिटिव दो या तो फिर नेगेटिव दो, बॉडी चार्ज हो जाएगा। अब इसे देखिए, इस पे अगर ये प्लस चार्ज, ये साबुन की बूंदे हैं, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? मान लीजिए ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और ये प्लस इसको भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और ये प्लस इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। सिमिलरली यहाँ पर जो प्लस होगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा। सब एक दूसरे की समान चार्ज है, ये प्लस इस चार्ज को विकर्षित करेगा, ये इधर विकर्षित करेगा। तो सेम यहाँ भी देखिए, माइनस वाले में वही हाल है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो ये माइनस, इस माइनस को सामने वाले को, चूंकि कूलम बल क्या होता है? केंद्र के अनुदिश से लगता है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भी नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा। ये चार्ज भी एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षित करेगा। इससे ये चार्ज है ना, ये और इसके जो भी है, मतलब इसके सामने मान लेते ले लेंगे, ये इसको विकर्षित करेगा, इसको विकर्षित करेगा। तो क्या लग रहा है कि ये एक दूसरे क्या कर रहा है? खींच रहा है ना। जब खींच रहा है तो त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी ना। देखिए दोनों, ये अंदर से आप ये सोचिए कि ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको इधर धक्का दे रहा है, इसके अंदर से, है ना, ये इधर से अंदर से मतलब पूरा धक्का मार रहा है। तो ये क्या होगा? इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो याद रखना कि साबुन के बुलबुले को जब भी आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है ना, सिकुड़ने की प्रवृत्ति घट जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा
बढ़ती है। ठीक है, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतने ही परस्पर दूरी पर रख जाते हैं। दोनों दिशाओं में आवेश के बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। ये बहुत ही आसान है, देखिए मैं बता रहा हूँ कि पहले कह रहे हैं कि पहले एयर में रखा हुआ है, Q1 Q2 चार्ज r डिस्टेंस पर रखा है, तो बल कितना लगता है। जब एयर में रखा होता है तो बल लगता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे देखिए इसे बता रहे हैं, फॉर्मूला एक तरह से ये है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2/r², ये है फॉर्मूला एक तरह से। तो इसका जो फॉर्मूला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2/r² ये होता है। अब एक देखिए, एप्सिलॉन r को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक भी बोल सकते हैं, और एप्सिलॉन r की जगह कहीं पे k भी यूज होता है, कहीं पे k भी यूज होता है। अब एक देखिए, एयर के लिए k या एप्सिलॉन r, k या एप्सिलॉन r की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है, 1। तो अब एक देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r भी लिखा गया था, लेकिन उसकी वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, Q1 Q2/r²। ये तो हो गया बल किसका, निर्वात में, हवा में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अब फिर क्या है, अच्छा इसमें क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि उतनी ही दूरी पर क्या कर दे, उसको माध्यम में रख दे जिसका परावैद्युतांक क्या है। तो मान लेते हैं इसी चार्ज को उठा करके एक माध्यम में रख दे, मान लो यहाँ पे कोई भी परावैद्युतांक वाले माध्यम है, यहाँ पे रख दिया उठा करके, Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज उतनी दूरी पर, r दूरी पर है, और इसकी परावैद्युतांक क्या है, k है। तो यहाँ पर बल कितना लगेगा, मीडियम में है, तो मान लो Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे पता है ना, अगर यहाँ पे एयर था तो इसलिए 1 लिखा गया, नहीं तो एप्सिलॉन r की जगह हम k भी लिख सकते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2/r²। ठीक है, अच्छा अब देखिए दोनों का रेशियो कह रहा है, किसका कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि दोनों दिशा में, पहले एयर का फिर माध्यम वाला, तो पहले एयर F0/Fm, तो F0 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इसमें कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k Q1 Q2/r²। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, k ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो गया, के ऊपर चला जाएगा, तो k/1, यानी कि क्या रेशियो हो जाएगी, k:1। तो इसका आंसर हो जाएगा k:1, बी नंबर। 14 15 नंबर का विद्युत ध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। अभी बताए थे, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम मीटर। क्या होता है, कूलम मीटर, ये है कूलम मीटर। फिर उसके बाद क्या, एक अस्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो जो रेस्ट चार्ज होता है ना, वो अस्थिर आवेश, वो हमेशा ये बात याद रखनी है, अस्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और विद्युत क्षेत्र भी आवेश उत्पन्न कर सकता है। तो याद रखना है कि जो रेस्ट चार्ज होता है, जो अस्थिर आवेश होता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। अच्छा, यदि दो आवेश के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का लगने वाला बल क्या हो जाएगा। जब दूरी दोगुनी करोगे ना, तो बल क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है देखिए बता रहे हैं, 1/4 हो जाएगा। चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। करें, दो आवेश है, यहाँ पे Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, और इसके बीच की दूरी पहले मान लो r है, तो यहाँ पर बल कितना लगेगा, F = k Q1 Q2/r²। अब दूरी दोगुनी करने पर, जब दूरी दोगुनी करेंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी, 2r। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F = k Q1 Q2/2r का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, k Q1 Q2/4r²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब कह रहा है कि दोगुनी कर देंगे तो बल क्या हो जाएगा। तो देखिए चीज़, 1/4 को बाहर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, k Q1 Q2/r², और k Q1 Q2/r² क्या है, F है ना, तो 1/4 इंटू F, यानी कि दूरी दुगुनी करने पर बल कितना घट जाता है, 1/4 टाइम्स घट जाता है, 1/4 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 कहाँ है, 1/4 गुना हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है। तो देखिए इसमें मैंने बताया था, जो बल आघूर्ण होता है, अगर हमारे पास एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में अगर एक डायपोल रखा हुआ है ना, तो इस डायपोल पर जो कुल बल लगता है, एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा, F = QE, और यहाँ भी F = QE। तो दोनों पे बल तो बराबर लगता है, पर है ना, बराबर एवं विपरीत होने की वजह से जो बल है ना, इस पे जो कुल बल लगता है डायपोल पर, वो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इसमें इस बॉडी में रोटेट करने की टेंडेंसी आ जाती है, घूमने की, इसको बोलते हैं, घूमने की जो टेंडेंसी किसी बॉडी में होती है, इसको बोलते हैं बल आघूर्ण, यानी टॉर्क जनरेट होना। तो यहाँ पर जो बल आघूर्ण होता है ना, जब कोई बॉडी विद्युत क्षेत्र में किसी डायपोल को रखा जाता है, तो उसमें जो बल आघूर्ण लगता है, विद्युत क्षेत्र में रखे डायपोल पर लगने वाला बल आघूर्ण, क्या है, विद्युत क्षेत्र में रखे डायपोल पर लगने वाला बल आघूर्ण है ना। बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है ना, बल आघूर्ण का वो होता है τ = PE sin थीटा। कितना होता है, PE sin थीटा, τ = PE sin थीटा, या इसी को हम बोल सकते हैं वेक्टर फॉर्म में P × E, τ = P × E, τ = P × E। तो याद रखना है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे डायपोल पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है, τ = P × E या PE sin थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने की है ना, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी, अक्सर पूछा जाता है ये। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा P × E। कहाँ है, ये A नंबर। ठीक है, अब 19 नंबर देखते हैं।
और इसमें क्या है, किसी विद्युत ध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अच्छा, अब देखिए डायपोल के अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, मैंने पिछले जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था करके कि माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज r डिस्टेंस पर, इसके अक्ष पर है ना, इसके अक्ष पर अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे यहाँ पर, मान लो कितना डिस्टेंस पर, मान लेते हैं x डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। अच्छा, r डिस्टेंस लिया ना, r डिस्टेंस ले लेंगे तो यहाँ पे मान लो कि 2l है, डायपोल के बीच का लेंथ ले लेते हैं 12 लेते हैं, हम अक्सर 12 लेते हैं। अब कह रहे हैं कि डायपोल की वजह से कितना दूरी पर, इसके अक्ष पर x नहीं r दूरी पर, कितना दूरी पर, क्वेश्चन में देखिए ना, क्वेश्चन देखिए क्या है, तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में कहा गया किसी विद्युत ध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो बस हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये डायपोल है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज और इसकी लेंथ ले लेते हैं 2l, इसके अक्ष से कितना दूरी पर, सेंटर से r दूरी पर, कितना दूरी पर, r दूरी पर, यानी कि इसके अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 2kp/r3, 2kp/r3। निरक्ष पर कितना होता है, kp/r3, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, kp/r3, तो 2kp/r3। यहाँ से एक चीज दिख रहा है ना कि जो विद्युत क्षेत्र है ना वो क्या है, 1/r3 के समानुपाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, 1/r3, ये हो गया इसका आंसर, डी नंबर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। तो देखिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E बराबर F/Q, E बराबर F की परिभाषा होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, है ना, कि E इक्वल टू क्या होता है F/Q। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ML T की -2, चार्ज के लिए 8T, Q इक्वल टू IT फॉर्मूला, तो यहाँ पे 80। चलो इसको सॉल्व कर लो, ML T की पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 और A की पावर ये ऊपर जाएगा तो -1, तो ML T की पावर -3 A की पावर -1, ML T की पावर -3 A की पावर -1, तो इसका क्या हो जाएगा बी नंबर 20 का। 20 के बाद 21 नंबर में क्या देखिए, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है हमेशा 0 होता है, क्या होता है, हमेशा 0 होता है। याद रखना, कोई भी आवेशित खोखला गोला है तो उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा, चार्ज तो उसके पृष्ठ पर होता है, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होता है। तो कोई भी आवेशित गोला है ना, कोई भी है ना खोखला आवेशित गोला है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, हमेशा 0 होता है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि वहाँ पर चार्ज नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 22 नंबर में, r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है, यदि आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। देखिए समझाता हूँ इसको, एक रफ पेज पे बता रहा, कह रहे r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। पहले कह रहे हैं कि दो आवेश है, मान लो Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है और कितना दूरी पर, r दूरी पर, तो इस पर जो बल लगता है ना F बराबर F लग रहा है, इस पर कितना बल लग रहा है F, और F का मान क्या होगा K Q1 Q2/r², ये बल लग रहा है। अब कह रहा है कि यदि आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए, यानी दोनों आवेश को दोगुना कर देंगे, यानी कि 2Q1 और 2Q2 आवेश को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, दूरी कितनी होगी, r/2 हो गई। तो कह रहे कितना बल लगेगा, तो F' मान लेते इसको, F' कितना होगा, तो K Q1 की जगह 2Q1, Q2 की जगह 2Q2 डिवाइडेड बाई r², r की जगह r/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा देखिए K इंटू 4 है ना, 4 Q इंटू Q, Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा r²/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 16, ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 इंटू K Q1 Q2/r², और K Q1 Q2/r² क्या है, फोर्स है ना F, तो ये क्या हो गया 16 टाइम्स F हो गया ना, बल का कितना गुना हो गया, 16 गुना हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि अगर ये सब कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, अब देखिए दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स होता है, एक बार याद रखनी, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से गॉस का नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर है ना, किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखे कुल आवेश का है ना 1/ε0 गुना होता है उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, है ना, किसी भी पृष्ठ से है ना गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है उस पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश होता है ना उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है, बस खत्म। तो इसका मतलब चाहे यहाँ पर चार्ज यहाँ रखा हो चाहे यहाँ रखा हो, बस बंद सरफेस होना चाहिए, चार्ज यहाँ रखा हो तो सबका जो फ्लक्स होगा ना वो क्या होगा, Q/ε0 ही होगा। यानी फ्लक्स साइज और से पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब ये उसके अंदर कितना चार्ज उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये इसके अंदर भी क्यू चार्ज है, इसके अंदर भी क्यू चार्ज, इसके अंदर क्यू चार्ज, इसके अंदर क्यू चार्ज, इसके अंदर क्यू चार्ज, तो सबका जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q/ε0 होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी का फ्लक्स बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत सारे चित्र के साथ बराबर होगा, चित्रांशर विद्युत फ्लक्स होगा वो सारे चित्र के साथ क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का। 24 में क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ पहले। विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, विद्युत फ्लक्स फाई का फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल्स टू EA cos थीटा, EA cos थीटा या E डॉट A, ठीक है, E डॉट A। अब एक देखिए E डॉट A, तो E विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और ये क्या है, एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का मीटर स्क्वायर। तो मात्रक कह रहे क्या, तो हाँ मात्रक की तो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
तो ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो कौन सा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी। 25 में क्या, आवेश ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी और सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए और सी में क्या होगा, आकर्षण होगा विकर्षण। चलिए इसका एग्जाम्पल समझाते। कह रहा है ए और बी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं और बताते हैं। देखिए ए और बी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ए है और एक बी है। ए को हम मान लेंगे पॉजिटिव, मान लेते हैं, तो बी क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो या तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, या तो ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये दोनों आकर्षित कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, आवेश बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बी देखिए नेगेटिव है, तो पक्का सी जो होगा ना वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब तो आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। अब क्या है, तब ए और सी क्या होंगे, ए और सी दोनों क्या है, प्लस प्लस है ना, दोनों क्या है प्लस प्लस। तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, विकर्षित होंगे। ए और सी क्या होंगे, विकर्षित होंगे। क्या होंगे, विकर्षित, चूंकि समान चार्ज हो गया। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, कह रहे हैं ए और बी विकर्षित कर रहे, तो आप इसको नेगेटिव लेते तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ता। ए को अगर आप नेगेटिव लोगे तो बी को पॉजिटिव, चूंकि दोनों में आकर्षण हो रहा है। देखिए कह रहे हैं आवेश ए और बी एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो आकर्षित तभी करेगा जब ए और बी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, कोई भी मान सकते हैं। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट फिर कह रहे हैं कि आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो बी पर तो प्लस आ गया, तो सी पर क्या आएगा, माइनस आएगा, तभी तो आकर्षित करेगा ना। तो सी पर नेगेटिव आ गया तो आकर्षित करेगा। अब एक चीज बताइए, ए और सी कह रहा है क्या करेगा, तो ए और सी का जो साइन है दोनों नेगेटिव हो गया, तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, अब देखिए राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा ना, अभी मैंने बताया था के का जो मान होता है ना वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यही के किसके इक्वल होता है, एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको क्या होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो देखिए क्या राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, के बराबर। तो के का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का ए। ठीक है, चलिए 27 में देखते हैं। किसी माध्यम की अपेक्षित पराविद्युतता बराबर होता है। जो अपेक्षित विद्युतशीलता होता है ना वो होता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को बोलते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता। मतलब अपेक्षित विद्युतशीलता जो एप्सिलॉन आर होता है ना वो होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, या इसी को बोल सकते हैं एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, है ना। तो ये रेशियो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी इन एयर। तो माध्यम की विद्युतशीलता हो गया, ये निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। वो इसमें लिखा हुआ है आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतता। तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। 27 का ये हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र अभी मैंने बताया ना, विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, F/Q। तो क्या हो जाएगा मात्रक, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम कहीं है, न्यूटन प्रति कूलम, ये हो गया इसका आंसर बी नंबर। ठीक है, अब देखिए समरूप विद्युत क्षेत्र ई तीव्रता वाले में रखिए प्लस क्यू, अब इस पर लगने वाला जो बल होगा यहाँ से देखिए, यहीं से डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि चूंकि फॉर्मुला ही होता है E=F/Q। तो F क्या हो जाएगा, फॉर्मुला Q × E। जब कोई विद्युत क्षेत्र में ना, किसी विद्युत क्षेत्र, यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र E है और इस विद्युत क्षेत्र में अगर ये Q चार्ज रखा है तो इस पर बल कितना लगता है, F बराबर Q × E, F बराबर Q × E। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F बराबर Q × E। इसका आंसर हो जाएगा 29 का ए। ठीक है, 30 नंबर देखिए। 30 में क्या है, 3 बिंदु आवेश 4Q, Q तथा Q एक सरल रेखा पर क्रमशः इतना इतना और इतना दूरी पर रखें हैं। यदि आवेश Q पर परिणामी बल 0 है तो Q का मान होगा। अब देखिए इसको फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 बिंदु आवेश 4Q, Q और Q एक सरल रेखा पर क्रमशः कैसे कैसे, देखिए x बराबर 0, मान लो यहाँ से ये ओरिजिन है, यहाँ शुरू करते हैं। तो ये x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 0। तो 0 पर एक आवेश रखा हुआ है, क्या 4Q आवेश रखा है। कितना आवेश रखा है, 4Q। फिर उसके बाद x बराबर 1/2, 1/2 मान लेते हैं, यहाँ पर आ गया ये, यहाँ से 1/2। तो 1/2 पर क्या रखा है, कैपिटल Q। फिर तीसरा है कितना डिस्टेंस पर है, 1 मीटर पर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 1/2 मीटर, और यहाँ से ये कितना 1 मीटर, ये कितना यहाँ से यहाँ 1 मीटर। और यहाँ पर क्या रखा है, एक Q, कितना रखा है 4Q और Q, 4Q और Q आवेश रखा है। अब कह रहा है यदि आवेश Q पर परिणामी बल 0 है, इस पर जो है परिणामी बल क्या है 0 है, तो कह रहा है कि Q का मान क्या होगा, इस Q का मान क्या होगा। तो एक चीज़ बताइए, इस पर हम बल निकालते हैं, कह रहे बल 0 है, तो 0 कब होगा, ये बल, ये चार्ज इस पर क्या करेगा, इधर बल लगाएगा, इधर लगेगा, और ये चार्ज इस पर क्या लगेगा, इधर बल लगेगा। अब एक चीज़ बताइए, अगर ये भी चार्ज पे इधर बल लगेगा, ये भी चार्ज पे इधर बल लगेगा, तो दोनों, अगर दोनों एक ही तरफ बल लगाएगा तो क्या होगा, क्या बल 0, क्या उस आवेश पर लगने वाला बल 0 हो जाएगा, नहीं होगा ना तब। तो यानी एक को पॉजिटिव तो एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा। अगर इसको हम पॉजिटिव मानते तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी ऑपोजिट नेचर का होना पड़ेगा। तो चलिए पहले मान लेते हैं कि ये चार्ज पे इधर बल लगा रहा है और ये भी इस पर इधर बल लगा रहा है। ठीक है, दोनों का मान निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये फोर्स ड्यू टू Q और फोर्स ड्यू टू
4Q, इस दोनों की वजह से इस पर चार्ज जो है लग रहा है ना। तो जो नेट फोर्स होगा हम पहले हम लिख देते हैं। चलिए नेट फोर्स इसको क्या होगा, फोर्स ड्यू टू Q, दोनों को ऐड कर देते हैं। फोर्स ड्यू टू Q प्लस, चूंकि देखिए ये भी पॉजिटिव है मान के चल रहा है, तो इसके वजह से भी इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों को जोड़ देना है। दोनों को मैंने जोड़ दिया, वेक्टर की तरह जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, वेक्टर की तरह जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है, इसलिए यहाँ पे सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया, नेट फोर्स। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस Q आवेश पे लगने वाला कुल बल क्या है, 0। देखो ये लगा ना, कहाँ लगा, यदि आवेश के ऊपर परिणामी बल 0 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू FQ प्लस F4Q, ये हो गया ना। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख दी, FQ, ये कैपिटल Q की वैल्यू निकालें यहाँ से। तो देखिए ये Q चार्ज है और ये Q चार्ज है, और इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, चूँकि यहाँ से यहाँ 1 है, ये 1/2, तो ये कितना बचेगा, 1/2। तो बताइए यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, FQ इक्वल टू Q1 की जगह पे Q और Q2 की जगह Q बाय R स्क्वायर, R की जगह 1/2 का स्क्वायर। तो 2 दूना 4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4KQ, ये हो गया FQ की वैल्यू। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, इस 4Q की वजह से यहाँ पे कितना बल लगेगा, तो यहाँ पे 4Q चार्ज है और यहाँ पर Q चार्ज है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर बल कितना लगेगा, F ड्यू टू 4Q की वजह से। तो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पर इस 4Q की वजह से यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, तो K इंटू 4Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R का 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो कितना होगा, 4KQ स्क्वायर, 4KQ स्क्वायर। चलिए यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, FQ की वैल्यू कितनी है, 4KQ इंटू Q, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4Q वाली की वैल्यू है देखिए 4KQ स्क्वायर, ये हो गया 0 इधर है। अब क्या करते हैं, देखिए 4KQ कॉमन है, इस सब में कॉमन लेके भेज देते इधर। तो इधर क्या बचेगा, Q प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 4Q, ठीक है। सिर्फ Q बचेगा, बाकी इधर आएगा तो सब 0 हो जाएगा। तो अब क्या बचा, Q प्लस Q इक्वल टू 0। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या होगा, माइनस का Q इक्वल टू क्या होगा, माइनस का Q इक्वल टू क्या होगा, माइनस का Q, बस खत्म। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस Q, ठीक है। बस ये था आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, और शायद हमको लगता है कि JEE मेन वगैरह से में पूछा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है कि यदि किसी अल्प क्षेत्र DA पर विद्युतीय फ्लक्स ई तीव्रता वाले अभिलंब हो तो उस क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स होगा। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला था φ = EA cos थीटा, या आप इसको बोल सकते हो कि d φ = EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। और अब यहाँ पे अगर अभिलंबवत हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसमें ये कह रहा है ना, यदि किसी अल्प क्षेत्र DA पर विद्युतीय तीव्रता E अभिलंबवत होगा तो उस क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स होगा, कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, ए भुजा की एक घन के केंद्र पर एक आवेश Q रखा है, घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। चलिए देखिए, कह रहे एक घन है, ये घन है, और क्या कह रहे क्वेश्चन, किसी ये भुजा के एक घन के केंद्र पर Q आवेश रखा है। ये भुजा वाली ये है इसकी भुजा, और इसके केंद्र पर क्या रखा है, Q आवेश रखा है। कितना रखा है, Q आवेश रखा गया। तो कह रहा है कि घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो एक चीज बताइए, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, φ फॉर्मूला होता है Q/ε0, कुल फ्लक्स हो जाएगा इस घन से φ Q/ε0, नहीं होगा। अच्छा एक चीज बताइए, टोटल अब एक फ्लक्स निकालना, तो टोटल कितने सतह है, यानी कि 6 सतह से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है वो है Q/ε0। तो हमें एक सतह का निकालना है, एक सतह का फ्लक्स। तो अब ये 6 इधर चला आएगा, एक के लिए 6 के, देखिए 6 सतह से अगर गुजरने वाले जो है ना, टोटल 6 सतह है ना, तो टोटल 6 सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो गया, Q/ε0। क्योंकि कुल फ्लक्स होता है ना किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, कोई भी अगर सरफेस है तो इसी बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश होता है ना, वो इसका जो इस कोई भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर Q आवेश होता है, उसका गुजरने वाला फ्लक्स, उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, φ Q/ε0। तो इसका भी कितना होगा, φ Q/ε0। लेकिन φ का मतलब कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स जो है यहाँ मतलब कुल फ्लक्स जो है वो कितने पृष्ठ से गुजर रहा है, यहाँ पे 6 पृष्ठ से। जब 6 पृष्ठ से गुजरता है तो Q/ε0, तो 1 पृष्ठ से गुजरेगा तो कितना होगा, तो 6 इधर आ जाएगा, तो Q/6ε0। 1 पृष्ठ से गुजरने पर कितना होगा, एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा Q/6ε0। तो कहाँ है इसका आंसर, ये देखिए Q/6ε0, ये हो गया, ठीक है। अगर 2 से होता तो 12 हो जाता। अब चलिए देखेंगे नेक्स्ट, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये तो है गॉस लॉ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र ई तीव्रता का मान होता है, किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक
है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए आवेशी समतल चादर, यहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए कि ये पतली चादर के लिए, किसके लिए, पतली चादर के लिए अगर बोला गया तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अगर कोई कंडक्टिंग चालक होगा ना, चालक, वो मोटे चालक अगर होता है, थिक शीट, अभी ये समझ लीजिए एक सिंगल लेयर की बात करी जा रही है। अगर सिंगल लेयर की जगह अगर एक चालक होता है जिसमें कि मल्टी लेयर है, तो वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है ना वो चालक के लिए वो हो जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये हम कह रहे हैं अभी पतले चादर के लिए विद्युत क्षेत्र है, किसके लिए, पतले चादर के लिए। किसी आवेशी समतल चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चादर कैसा है, पतले चादर समझ लीजिए। अभी पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण अनुभव करता है जब पी और ई की दिशा कितनी होती है, कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, डायपोल मोमेंट का। बल आघूर्ण है ना, अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर यदि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे डायपोल, कोई अगर विद्युत क्षेत्र में डायपोल रखा हो तो उस पर बल आघूर्ण कितना लगता है, बल आघूर्ण टॉ बराबर लगता है पी साइन थीटा। कितना बल आघूर्ण होता है, टॉ इक्वल टू पी साइन थीटा। अब मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। तो अधिकतम बल आघूर्ण कब लगेगा, जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, बस खत्म। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 35 का बी नंबर, 35 का बी। 36 में देखते क्या है, किसी आवेशित अनंत लंबे चालक बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान होता है, कितना होता है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये गॉस के नियम का एप्लीकेशन है। एक अनंत समतल चादर की वजह से अगर यहाँ से निकालना होता है ना, यहाँ पे आर डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालता है, यहाँ पे गॉसी पृष्ठ बनाते हैं बेलनाकार, और इसके वजह से विद्युत क्षेत्र जो होता है ना वो होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या ऐसी को ऐसे बोले, या ऐसे भी लिखा होता है 2 के लैम्डा बाय आर, 2 के लैम्डा बाय आर दोनों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको याद रखना आपको। एक बंद पृष्ठ के अंदर क्या, देखिए एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। एक बंद पृष्ठ के अंदर डायपोल स्थित है, तो जब डायपोल स्थित है तो देखिए बंद पृष्ठ है और उसके अंदर क्या स्थित है, डायपोल। ये देखिए एक बंद पृष्ठ है और इसके अंदर क्या स्थित है, डायपोल, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो कह रहे हैं इससे फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स क्या होता है, क्यू टोटल चार्ज बटे में एप्सिलॉन नॉट। एक बताइए इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, जितना प्लस उतना माइनस, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, कुल आवेश कितना होगा, जीरो, कुल आवेश कितना होगा, जीरो, जीरो बटे एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो जब किसी, याद रखना कि जब किसी बंद पृष्ठ के अंदर डायपोल रखा होता है तो उसे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक बंद डायपोल तो जीरो, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। देखिए विशिष्ट आवेश क्या होता है ना, वो होता है चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो। जो स्पेसिफिक चार्ज होता है ना, स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का, वो होता है चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज टू मास तो मतलब चार्ज ई बाय एम हो गया। तो ई है कितना, 1 चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, और मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31। आप इसको डिवाइड करो, जैसे आप इसको डिवाइड करोगे ना तो देखिए पॉइंट हट जाएगा, तो कितना 16 बटे 91 गुना 10 की पावर माइनस 19 अब प्लस 31 कितना होगा, 16 डिवाइडेड बाई 91 इंटू कितना हो जाएगा, ये 31 में से गया 11 से 9 गया 2, यहाँ बचेगा 2 में से 1 12। अब एक चीज़ देखिए, अगर डिवाइड करना है आपको तो एक जीरो यहाँ से ले लो, तो कितना 160 बटे 91 गुना 10 की पावर 11 सॉरी एक ले लिए तो यहाँ पे 11 बचा। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना 90 दूनी 180, तो करीब करीब 1 पॉइंट समथिंग। देखिए इसमें आंसर क्या है, देखिए 10 की पावर 11 कूलम पर केजी है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.8, ये वाला आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो करीब करीब 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11। क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो है तो चार्ज का हो गया कूलम और मास का हो गया केजी, तो कूलम पर केजी होता है। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पर 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ओह माय गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या देखिए, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा, बस फ्लक्स निकालना है। फॉर्मूला ही होता है फाई इक्वल टू, फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या करा, चार्ज कितना दिया 10 माइक्रो कूलम, तो क्यू दे दिया ना, क्यू दे दिया 10 माइक्रो कूलम, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5 कूलम माइनस का 5 कूलम। ठीक है, अच्छा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा, हमें ये पता है कि के इक्वल टू होता है 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट, और के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इक्वल टू 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट। हमें एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई, और ये इधर आ जाएगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आप कितना हो जाएगा 4 पाई को 9 से करोगे तो 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये हो गई। तो अब यहाँ पे बस रख देना है। क्यू की वैल्यू कितनी है 10 की पावर माइनस का 5, 10 टू द पावर माइनस 5, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9। अब ये देखिए कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 कितना हो जाएगा 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 नहीं हो गया 4, और इसके बाद इसका जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 पाई गुना 10 की पावर 4। कहाँ है आंसर? 36 पाई गुना 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका आंसर हो जाएगा 39 का ए नंबर। ठीक है, 39 का ए। 40 नंबर में देखते क्या, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण पी आई, विद्युत क्षेत्र ई इतना, तो इस पर बल आघूर्ण लगेगा। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? पी ई साइन थीटा। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब एक देखिए, अच्छा कह रहा है पी किधर है? पी आई है ना, एक्स दिशा में। पी आई कैप का मतलब क्या होता है? एक्स दिशा में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है एक्स दिशा में इधर, और विद्युत क्षेत्र किधर है? इधर है। जे कैप का मतलब क्या हो गया? वाई दिशा में, यानी कि विद्युत क्षेत्र जे वाई दिशा में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री ना। और बल आघूर्ण कितना होता है? टॉ इज टू पी साइन थीटा। क्या होता है? पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा नहीं हो गया? पी साइन थीटा। और एक चीज बता रहा है, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो टॉ इज क्या होता है? पी क्रॉस ई। टॉ इज क्या होता है? पी क्रॉस ई। और देखिए, जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की एक खासियत होती है कि पी क्रॉस ई, यानी ये टॉ का जो डायरेक्शन होगा वो पी और ई का क्या होगा? दोनों का परपेंडिकुलर होता है। ये होता है, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी से आंसर सी मिल रहा है, तो ये जो सी होगा ना, ये जो सी होगा वो सी ए पे भी परपेंडिकुलर होगा, एज वेल एज सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी। सी बी पर भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों परपेंडिकुलर होगा। एक बात याद रखनी, यदि दो वेक्टर को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर वेक्टर आता है, तो जो आंसर वाला वेक्टर है वो उन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, या ये भी हम कह सकते हैं उन दोनों वेक्टर से बनने वाले पृष्ठ या तल के क्या होता है? लंबवत होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए टॉ इज टू पी क्रॉस ई है, तो हम बोलेंगे ना कि ये पी और ई को मल्टीप्लाई करने पे टॉ, यानी ये वेक्टर आ रहा है, तो ये वेक्टर इन दोनों पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो एक चीज बताइए, अगर पी एक्स डायरेक्शन में है और ई वाई डायरेक्शन में है, तो पक्का जो टॉ होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? जेड डायरेक्शन में होगा। किधर होगा? जेड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि तीनों एक से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जेड अक्ष की ओर। तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? जेड अक्ष की ओर। बल आघूर्ण कितना होगा? जेड अक्ष की ओर। 41 में क्या राशि के ई स्क्वायर बाय जे, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, जहाँ संकेत सामान्य है का बीमीय सूत्र होता है। इसका जो बीमीय सूत्र का सब जीरो होता है, डायमेंशन लेस होता है। याद रखना है इसको, के ई स्क्वायर बाय जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, बीमाहीन होता है। क्या होता है? बीमाहीन होता है। देखिए इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, अगर मैं बताना चाहूँगा तो मैं बता तो दूंगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए कैसे, फिर एक बार बता दे रहा हूँ। दो इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, है इसके बीच का डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पर बल लगेगा कूलम बल, एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब उसी को हम कह रहे हैं कि अगर वही इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन पे चार्ज था, अब यहाँ पे देखिए मास है ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन आर डिस्टेंस पे रखा है, तो यहाँ पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है? एफ जी इक्वल टू जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से दोनों की डायमेंशन निकालने, किसकी? के की डायमेंशन यहाँ से निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? एफ ई इंटू आर स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। तो यहाँ से डायमेंशन कितना होगा? एम बल की डायमेंशन एम एल टी के पावर -2, दूरी के लिए एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। चार्ज है ना, चार्ज के लिए क्या होगा? ई है चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है के, तो चार्ज का क्या होगा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए, यहाँ से हम जी की वैल्यू, जी की बीमा निकाले थे, जी की बीमा क्या होगी? तो यहाँ हो जाएगा एफ जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या होगा? बल के लिए एम एल टी की पावर -2, दूरी के लिए एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के जी है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम इंटू एम, एम एल स्क्वायर, एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? एम की पावर -1, ये एल इंटू एल, एल की पावर 3, टी की पावर कितना जाएगा? -3। ये किसकी बीमा हो गई? जी की बीमा। किसकी बीमा? जी की बीमा। जी की बीमा हो गई है। अच्छा, के की बीमा हो गई, देखो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं आप। एम गुना एल की पावर 3, एल की पावर, तो देखिए यहाँ पर इसकी बीमा क्या हो गई? एम गुना एल क्यू टी की पावर -2, और ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर -4, और ए की पावर ये ऊपर जाए तो -2। ये किसकी बीमा हो गई? के की बीमा। किसकी बीमा? के की बीमा। ठीक है, के और जी निकल गया। हमें निकालना क्या है? के बाई ई स्क्वायर निकालना, के ई स्क्वायर बाई जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन की बीमा। तो के की देखो क्या है? एम, एल की पावर 3, टी की पावर -4, ए की पावर -2, ई स्क्वायर मतलब चार्ज की बीमा क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एम और यहाँ भी एम। अब इसमें क्या देखिए, यहाँ से क्या होगा? अब यहाँ से अब इसको कैंसिल आउट करिए, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ से कैसे, एम की पावर, ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम की पावर -1, एम की पावर +1 कितना हो गया? एम की पावर 0, यानी कैंसिल हो गया। एल की पावर 3 से एल की पावर 3 कैंसिल हो गया। टी की पावर देखिए यहाँ पे, टी की पावर यहाँ ए की पावर -2 से यहाँ पे एक पावर +2 से कैंसिल हो गया। टी की पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 2 2 4, और यहाँ पे देखिए 4 है, तो ये और ये भी कैंसिल हो गया। तो मतलब क्या है? डायमेंशन लेस हो गया ना, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, एक बार 0, यानी ये क्या होता है? कि ए स्क्वायर बाई जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। याद रखनी है आपको, ठीक है ये बात। तो इसका हो जाए, ये हो गया सी नंबर हो गया ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 में क्या है कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए और बी दिए गए, एक पर प्लस की आवेश दूसरे पर माइनस की आवेश दिया गया, तो एक का द्रव्यमान, ये बार बार एक बार पिछले रिपीट हो गया क्वेश्चन है ना, मैं दोबारा से ये 2 बार लिखा गया है, तो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव चार्ज वाले
का जो द्रव्यमान होता है वो घट जाता है और नेगेटिव चार्ज वाले का द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो बी पे नेगेटिव दिया गया है तो इसका मतलब बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यही क्वेश्चन उसमें पीछे भी एक था। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश इतना और इतना है तो इनके बीच लगने वाला बल का परिणाम क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, बस इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से कितना दूरी पर रखा हुआ आवेश, मान लो Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, कितना दूरी पर रखा है, 8 दूरी पर। Q1 की जगह पे कितना है 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 की जगह कितना है 3 × 10⁻⁷ कूलम और दूरी कितनी है, दूरी है 30 सेंटीमीटर। तो मतलब R इसको 30 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 30 × 10⁻² मीटर 100 से भाग दे दिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमें बल निकालना है तो बल कितना होता है Q1 Q2/r²। और एयर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, हवाई निर्वात में K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो चलिए अब वैल्यू सबकी पुट करते हैं यहाँ पे। K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹। चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁷ और यहाँ पे चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁷। दूरी कितनी है 30 × 10⁻² और इसका क्या स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 9 × 10⁹। एक बार हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, देखिए 9 × 2 = 18, 18 3 = 54, ये हो गया। अब यहाँ देखिए पावर वाले को 9 है और माइनस का 7 है। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखिए 30 का स्क्वायर कितना हो गया 3 × 900 और यहाँ पे 10 की पावर -4 हो गया। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से आप 2 जीरो इस पर डाल दीजिए तो क्या बचा 54/9 × 10 पर कितना बचा 7 7 14 में से 9 गया -5। अच्छा, ये ऊपर कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 इसका 0 हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे 2 घट जाएगा तो -2 बचेगा, -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2, तो कितना हो गया 54/9 6 ना 6 और इधर कितना हो गया 10 की पावर -3 क्या है न्यूटन। चाहे तो आप इसको ऐसे लिखो 6 × 10⁻³ न्यूटन या 6 × मिली न्यूटन भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है, किसमें है मिली न्यूटन में, तो मिली न्यूटन 6 मिली न्यूटन, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मिली न्यूटन। कहाँ है ए नंबर, 43 का हो गया ए नंबर। ठीक है, 44 देखते हैं अब। 44 में क्या है कि R दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होगा। अभी मैंने बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन है और इसके बीच की दूरी R है, तो जो बल होगा वो क्या होता है Q1 Q2/r²। Q की जगह E है तो KEE/r²। तो बताइए यहाँ जो बल है ना वो दूरी की क्या है 1/r² की समानुपाती है ना, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन में, अच्छा R² को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा R की पावर -2। तो देखिए बल किसके समानुपाती, R की पावर -2 के। बस खत्म। 45 में देखिए कुछ दूरी पर रखे 2 बिंदु आवेश को हवा के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दिए तो उन बिंदुओं के आवेशों के बीच बल क्या हो जाएगा, घट जाए। तो देखिए एयर में सबसे अधिक बल लगता है, लेकिन जैसे उसको किसी मीडियम में रखते हैं तो वहाँ पे बल क्या होता है, घट जाता है। तो याद रखना किसी माध्यम में है ना एयर से कम फोर्स लगता है, तो यहाँ पे क्या घटेगा, ये घटेगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होती है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना इलेक्ट्रिक डायपोल में, तो एक सदिश राशि है। इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो कहाँ ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो ये याद रखना है, पी की दिशा कहाँ से कहाँ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। वायु में 2 धनावेशों के बीच पराविद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। अब देखिए अब एयर क्या है, वायु में 2 धनावेशों के बीच पराविद्युत पदार्थ रख दें, तो जब भी कोई मीडियम रख देते हैं ना, कोई पराविद्युत पदार्थ रख देते हैं ना वायु में, तो उसके बीच का क्या हो जाएगा, जब भी कोई भी डायरेक्टिव भर देते हैं तो उसके बीच जो बल है ना वो घट जाता है। बल का मान क्या होता है, घट जाता है। वही है वायु में 2 आवेशों के बीच पराविद्युत पदार्थ जैसे ही रखेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, बल कम लगने लगेगा, बल घट जाता है, याद रखना। धातु को आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर ले जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। कह रहा है कि धातु को आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर ले जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, पृष्ठ से केंद्र की ओर ले जाने पर हमेशा सर्वत्र क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि गोले के अंदर है ना, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। पृष्ठ से जिधर जैसे अंदर जाओगे तो पूरा सर्वत्र जगह पे क्या हो जाएगा, शून्य रहता है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लास्ट में 49 नंबर का। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पे काटती है। ये बात याद रखनी है कि कभी भी 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मैंने बताया था ये याद रखना कि यदि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो उस कटान बिंदु पे यानी कि उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे 2 स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, अर्थात वहाँ पर 2 विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। ये बात याद रखनी। तो यहाँ यानी कि याद रखना है 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, नहीं काटती है। यहाँ 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या यदि विद्युत बल रेखाएं के लिए प्रदत्त चित्र अनुसार ए बी तथा सी ये विद्युत क्षेत्र ये तीव्रता का इतना है, तो कह रहे कौन सही है। तो देखिए इसमें याद रखना है
अगर ए बी और सी, देखिए जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान भी ज़्यादा होता है, और जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान भी कम होता है। तो एक चीज़ बताइए कहाँ पे पास में, ए और सी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या समान है, लेकिन बी पर दूर दूर है रेखाएं तो वहाँ विद्युत क्षेत्र का मान भी कम होगा। तो ई ए और ई सी बराबर है, लेकिन बी का मान ई ए और ई सी से कम है। तो कौन सा हो जाएगा, ई ए और ई सी का मान समान है और बी का बी से ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब इसके बाद हम तीसरे चैप्टर का, चौथे चैप्टर का, पांचवें चैप्टर का, ऐसे ही धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। बस आप ऐसे ही इसको देखते जाइए और अच्छे से तैयारी करते जाइए।